मैं चाहूँगा, ये बातें हमने बहुत की हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हो गया। अब साइंस कम्युनिकेशन की बात बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इसको लागू किया जा चुका है। इसका क्रेडिट जाता है मनोज पटोरिया को। मैं समझता हूँ वी शुड गिव बिग हैंड। अगर आपने देखना है महाभारत और रामायण में, देखिए अगर उड़न खटोले में से फेंकी हुई गोलियां अभी श्रीलंका में मिल रही है, जो श्रीलंका सरकार ये कह रही है, तो उस समय की साइंस की बात फिक्शन में थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट इज वी शुड concentrate on the theme of this conference session। तो आप देखिए कि बहुत कुछ नया निकलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। एक बात जो है ना, जोधाबाई के बारे में आपने इतिहास की बुक में पढ़ा, एक आपने कथा सुनी उसकी, फिर उसकी जरूरत क्या कि उसको फिल्म बनाए। फिल्म की जो जरूरत है, फिल्म जिसको कहते हैं आप, फिल्म के जो अपना पूरा ढांचा है, वो जब तक उसमें ढलेगा नहीं तब तक वो जो है ना फिल्म नहीं कही जाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में और एक दूसरी फिल्म में क्या अंतर है? आपको मैं बताऊं कि डॉक्यूमेंट्री, मार्कोनी पर डॉक्यूमेंट्री नावल लिखा गया, मार्क फुकन है कनाडा के, उसके ऊपर उसकी इसीलिए कई साइंटिस्ट ने कहा, शायद नार्लिकर ने भी कहा है, किसी अब जीवनी होती है, जीवनी में भी एक कथा जैसी होती है, लेकिन वैज्ञानिकों की जीवनी जो है विज्ञान कथा नहीं मानी जाती। मैं पूछा वो रामायण में शकुनी कहाँ से आ गए? तो वो उनका जो थे वहाँ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा ये तो हमारा रामायण है, तो आपका इंडिया का रामायण अलग है, ये हमारा रामायण है। अच्छा, दूसरी बात, और एक दफ़ा 1982 में मैं वियतनाम गया था। वियतनाम में शकुंतला ड्रामा हो रहा था। तो जब शकुंतला दुश्मन रिंग ऐसा करके बैठती है, 2 आंजल ऊपर से आ गए, ऐसा शकुंतला और कितना देर प्रतीक्षा करेगी, आ जाओ हमारा साथ स्वर्ग, वहां शांति मिलेगी। ऐसी कहानियां जिनमें वैज्ञानिक दृष्टि हो और एक दूरदर्शिता झलक रही हो कि वैज्ञानिक जीवन से जुड़ा हुआ, कि एक हमारी एक नवीन सोच हो, समाज को कुछ क्रिएटिव प्रदान करने वाली, और उसमें वैज्ञानिकता का पुट दिया हुआ हो। मतलब ये नहीं कि जादू टोने की बात हो, वैज्ञानिक तार्किक ढंग से वो बात कही जाए और उसका कोई एक लॉजिक होना चाहिए। जो कहानी इस नजरिए के साथ प्रस्तुत की जाए, वो उनका मानना है कि विज्ञान है। विज्ञान संचार या विज्ञान लेखन 3 स्तर पर होता है। पहला स्तर है जिसमें विषय विशेषज्ञ के लिए लिखते हैं। इस श्रेणी में शोध पत्रों का लेखन आता है। विज्ञान लेखन या विज्ञान संचार का दूसरा स्तर है जिसमें विषय विशेषज्ञ या प्रोफेसर विद्यार्थियों के लिए लिखते हैं। इस श्रेणी में विज्ञान पुस्तकें आती हैं। विज्ञान संचार का तीसरा स्तर है जिसमें वैज्ञानिक, पत्रकार, विज्ञान के जानकार जन सामान्य के लिए लिखते हैं। इस श्रेणी में पत्र पत्रिकाओं में लेख तथा विज्ञान सामाजिक परिस्थितियों के जागरूक लोक कवि, जन कवि आते हैं। आज इस तीसरे स्तर पर ये संगोष्ठी हो रही है। So you have to tell me, I am father, I am mother, I am life force. Season comes weather change due to my cause. Who am I? Who can say? I am father, I am mother, I am life force. Seasons comes, weather change when due to my cause. Who am I?
Yes, please. Sun. Seasons change. Weather change. Seasons comes due to my cause. पक्ष की जो माताएं हैं वो देवी को निमंत्रण देती हैं और उन देवी से कहती हैं कि माँ हमारे आंगन में आइए और हमारा जो कार्यक्रम है उसको बिना किसी बाधा के विधिवत उसको संपन्न करिए। इनके बोलों को हमने परिवर्तित करके इनके माध्यम से विज्ञान का संचार करने का प्रयत्न किया है। उसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं। माँ बैठी अंगना में निवता दे आवे, आओ ना भवानी मोरे अंगना हो, पूरन करो मोरे काज सारे, तुम माथे रचा है बियाह हो, पाए नेवता भवानी बोली, नाऊ मैं तोरे अंगना हो, तोरे नगरवा प्रदूषण भरा है, सांस लेना भी दुश्वार हो, गाड़ी ने फैक्ट्री का धुआं बढ़ता जाता, पेड़ कटायो तुम रोज हो, यही सब कारण से मैं नहीं आऊं, मैं ना आऊं तोरे अंगना हो, माँ कहे आओ भवानी मोरे अंगना, अपना करब हम प्रदूषण हो। क्यों उल्लू दिन में सोता है, क्यों मछली उड़ नहीं पाती है, क्यों यह सागर नीला है, ये सब समझाए ज्ञान और इसकी भाषा विज्ञान। परंतु इस विज्ञान की पुस्तक को बहुत ही कम बच्चे समझ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण विज्ञान के विपरीत बन चुका है। जो जिज्ञासा आज एक विज्ञान के विद्यार्थी के मन में होनी चाहिए, वो जिज्ञासा उनके मन में नहीं है। आज स्थिति यह है कि किसी एक विज्ञान के स्टूडेंट को पूछा जाए आप विज्ञान किस लिए पढ़ रहे हैं, तो वह बोलेगा इसके बाद मैं इंजीनियरिंग करूंगा, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी और मैं पैसे कमाऊंगा। क्या है इसी उद्देश्य के लिए हम विज्ञान पढ़ते हैं? जो जिज्ञासा आज से पहले के वैज्ञानिक बालकों में हुआ करती थी, वो आज इस समाज में धीरे धीरे घटती जा रही है। हरे भरे पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से सुसज्जित ये गांव है हमारा सुंदर गांव। यहाँ हर सवेरे सब अपने अपने काम में लग जाते थे। चंपा काकी कुएं से पानी भरती थी, भोला चाचा और बिरजू चाचा गाय को चराने ले जाते थे, रोहन और सोहन का सुबह सुबह अपना नहाना धोना शुरू हो जाता था। पीछे लीला काकी सब सवेरे सवेरे घर की साफ सफाई में लग जाती है और उधर चंपा मौसी कुएं से पानी भर रही है। एक शाम को जब लीला चाची खाना पका रही थी और भोले चाचा आराम फरमा रहे थे, वो देखे खाना पक रहा है लेकिन खाना घर वाले खाएं इससे पहले मक्खियां खा रही हैं। चलिए अच्छा है। अचानक चिंटू खेल रहा था, अचानक उसे उल्टियां होने लगी। भोला चाचा उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि चिंटू के पेट खराब हो गया है, उसे डायरिया हो गया है और उसे उल्टियां होना शुरू हो गई हैं। चिंटू की हालत बिगड़ती चली गई और उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गांव में एक एक करके बच्चे बीमार होते चले गए और बच्चे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से पीड़ित होते गए। बच्चों की बीमारी गांव में चिंता का विषय बन गई। जब इस बात की जानकारी निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पता चली तो वहां से दीदी आई। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी कौन कौन सी गलत आदतें हैं। उन्होंने बताया कि वो स्रोत है नदी और उसमें जो पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं और शौच करते हैं।
हमारे देश में समर्थ विज्ञान संचारक की संख्या कमी है, जिससे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह आम आदमी के पास पहुंच नहीं जा सकता है। साथ ही लोकगीत के माध्यम से इसे प्रकाश करने के लिए वैज्ञानिक शब्दों के समांतर प्रतिशब्दों की भी आवश्यकता है। इन समस्याओं को हमारे कम्युनिकेटर और साहित्यकारों का प्रयास दूर कर सकते हैं। And live programs of Chopals for farmers, and these Chopals have helped farmers. On the same pattern, we can start Vigyan Chopals on DD and AIR with the involvement of opinion makers, women, retired teachers, rural students from villages, and students and youths from colleges and universities. The arrangements of live telecast can be made in different regional languages or taking into account the target groups. कंप्यूटर्स रख दिए गए हैं, आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्रॉप के बारे में, कौन सी वैरायटी लगानी है आपने, क्या फर्टिलाइज़र है, कहाँ से उपलब्ध होगा, और यदि आपने फसल बेचनी है तो उसके प्राइस क्या है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट स्वामीनाथन फाउंडेशन ने कर दिया है, और आईटीसी का जो है ई चौपाल का एक्सपेरिमेंट भी कई जगह हो रहा है और सक्सेसफुल है। समझा अधिक किया, उस सारी जानकारी का परीक्षण किया गया, और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, इन विद्यार्थियों का चयन पूरे प्रदेश के 48 जिलों के, मध्य प्रदेश के पूरे जिलों से 48 जिलों से इनका चयन किया गया था, जिसमें 3000 विद्यार्थी चुने गए थे, और उसमें एक स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें 1000 विद्यार्थियों को चुना गया था। उसमें भी 40% लड़कियां थीं, और ये बच्चे 8th, 9th और 11th के बच्चे थे, और इनमें 1000 बच्चों को स्क्रीनिंग करके चुना गया, जिसमें 60% लड़के और 40% लड़कियां थी। और फिर इस यात्रा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं वहाँ के MPSCST के अध्यक्ष हैं महेश शर्मा जी, और फिर यात्रा शुरू होती है आगे और अंत में इसमें अखबारों के निरीक्षण की कैसे वो विद्यार्थी, ये अपनी तरह की देश में पहली यात्रा थी जिसमें एक इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को शामिल किया गया था, और वो भी विज्ञान के। आज विज्ञान के क्षेत्र में एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन थ्रू लर्निंग, जिसमें बच्चे जो कुछ देखते हैं, जो कुछ समझते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू लर्निंग, पर्यवेक्षण के बाद जो सीखते हैं बच्चे, वो चीज। तो इसमें ये पूरी तरह से देखने को मिला, और वहाँ बच्चों ने देखा, समझा, अपने देश के जाने माने वैज्ञानिकों से वो मिले, उनसे बात की और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। मेरा विषय है रचनात्मक विधाय यानी कहानी द्वारा विज्ञान संप्रेषण। मैं सांप हूँ, डरिए मत, मैं सांप नहीं माधुरी हूँ। मैं बताने जा रही हूँ एक छोटी सी सांपों की कहानी। दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ने मेरे बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमियां पाल रखी है। मैं तो मानव का दोस्त हूँ, चूहों को खाकर अनाज बचाता हूँ, फिर भी आप मुझसे डरते हैं। वैसे एक बात बताऊं, दुनिया में से 2700 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन सिर्फ 10% यानी 270 प्रजातियां विषैली हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कितने साल जीता हूँ, बस 10 से 15 साल, आपकी तुलना में बहुत कम। लेकिन आपके इस अजीबोगरीब दोस्त को आप देखते ही मार डालते हैं, सिर्फ गलतफहमी के कारण कि मैं विषैला हूँ, मनुष्य के लिए घातक हूँ। दोस्तों, यह अंधविश्वास है। सच तो यह है कि अज्ञानता और अनभिज्ञता के चलते मनुष्य सांप के काटते ही भय या हृदय गति अवरोध के कारण मर जाता है, और जिम्मेदार ठहराया जाता हूँ मैं। क्या आपको पता है, हमारे तो कान भी नहीं होते। आप सोचते होंगे ना, बीन बजते ही मैं नाचने क्यों लगता हूँ, बल्कि हम तो अपने आंतरिक कानों द्वारा केवल धमनी के कंपन को ही महसूस करते हैं। चूंकि हम सपेरों की बीन से भयभीत रहते हैं, और जैसे बीन हिलती है साथ में हम भी हिलने लगते हैं। एक और रोचक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे सांप के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं कि हम सूंघने के लिए नाक नहीं बल्कि जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक कहानी है भाई। क्या इस कहानी और सांपों के बारे में जो तरह तरह के अंधविश्वास है, क्या ये कहानी उन सब पर एक चोट नहीं करती? जी हाँ, ये कहानी है उपन्यास का जो मेन उद्देश्य होता है अंधविश्वासों को दूर करना, विज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये उन सब पर चोट करता है। कहानी तो एक ऐसी विधा होती है, एक ऐसी रोचक और मनोरंजन विधा है, और एक बच्चा
एक बच्चा जो है कहानी के जरिए ही विज्ञान को सीखता है। कुछ ऐसे ही प्रयोग हमें बच्चों की पत्रिका है, जैसे नंदन कानन है, बाल हंस है, इन सभी में हमें ऐसे बहुत से प्रयोग मिल जाएंगे। मेरे विचार में आजकल एड्स जागरूकता के लिए चलाई जा रही रेड रिबन एक्सप्रेस में एड्स जागरूकता हेतु नाटकों के दल हैं, लेकिन यदि इसी तरह विज्ञान मेल और आजकल विज्ञान जागरूकता के लिए चलाई जा रही साइंस एक्सप्रेस में भी ऐसे ही विज्ञान नाटकों के दल रहते तो रेड रिबन एक्सप्रेस की तरह ये ट्रेन भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर रुकती और इसके रुकते ही नाटक दल आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक जागरूकता नाटकों का मंचन करते, तब विज्ञान को अधिक बल मिलता और सामान्य जन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता, साथ ही साइंस एक्सप्रेस का उद्देश्य सार्थक होता। स्कूलों में चले जाए, कॉलेजेस में भी चले जाए, तो बच्चों को बीएससी बॉटनी पढ़ ली है, एमएससी पढ़ ली है, मैं उससे आप पूछिए कि बाहर 4 पौधों के नाम बता दीजिए, तो वैसे बोटेनिकल नेम जानते हैं पर पौधे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बादल आपके सामने देखिए, गोभी के फूल की तरह बादल है, क्यूमुलस है। घोड़ी की पूंछ की तरह दिख रहा है, वो सिरस बादल है। तो ये चीज़ें आपके सामने हर रोज दिख रही हैं, फ्री हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी हम थोड़े फोटोग्राफ्स टीवी के माध्यम से या उनको दे दें और वो खुद ऑब्जर्व करेंगे अपने आप। कुछ गीत हैं जिन पर मैंने अपना कुछ इनपुट करने की कोशिश की है, जिनकी मैं 1-2 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। तो उससे थोड़ा रे नंद लाल यशोदा ले लो कैया, रो रे लाल यशोदा ले लो कैया, खसरा दे दो, पोलियो दे दो और दे दो चिकनगुनिया, सभी टीकों को देकर अपने को करो बीमारियां, रो रे नंद लाल यशोदा ले लो कैया, गंगा बह रही, जमुना बह रही और बह रही सरयू, गंगा बह रही, ना बह रही और बह रही सरयू, सभी का ज्ञान बढ़ाकर उसको तो विज्ञान विदार संसार की दुनिया, रो रहे नंद लाल यशोदा ले कैया, तंत्र छोड़ो मंत्र छोड़ो और बाबा बबूतियाँ, तंत्र छोड़ो मंत्र छोड़ो और बाबा बबूतियाँ, याद रखो सिर्फ इतना तुम तो ना साल भर में 3 टिकियाँ, रो रहे नंद लाल यशोदा ले लो कैया, सभी सखियों को जाकर तुम देना ज्ञान की पुड़ियाँ, रो रहे नंद लाल यशोदा ले लो कैया। अब क्या हुआ, जब लौट के आता था देखा चूहा उसके कपड़ा काट दिया चूहे ने। अब अगले दिन वो गया गांव में, उन्होंने फिर कपड़ा मांगा, उन्होंने दे दिया उसको। उसके बाद वो अगले दिन फिर आया तो देखा पहले वाला जो धो के रखा था उसको फिर चूहा काट गया। वो अगले दिन फिर मांगने गया, तो इस तरह से होता रहा। गाँव वालों ने कहा भाई तुम हर रोज कपड़ा मांगते हो, कहते प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि चूहा मेरे कपड़े काट जाता है। तो कहते बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते? तो उसने एक बिल्ली पाल ली। अब वो हर रोज आए और लोगों से दूध मांगे। अब कुछ दिन तो लोगों ने दूध दिया, उन्होंने कहा भाई आप हर रोज दूध मांगने आ जाते हो, प्रॉब्लम क्या है? कहता है ऐसा सर मैंने एक बिल्ली रखी है। कहते तो गाय क्यों नहीं पाल लेते? तो उन्होंने गाय पाल ली। अब उसके लिए हर रोज चारा मांगने जाए, तो लोगों ने कहा भाई तो अब हर रोज चारा मांगने आ जाते, प्रॉब्लम क्या है? कहता है जी मेरे पास गाय है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो कहता है आपके पास इतनी जमीन है उसमें आप चारा उगाइए। तो उसने चारा उगाना शुरू कर दिया, ये सब शुरू कर दिया। अब इतना इकट्ठा उसको स्टोर करने के लिए बड़ा सा घर बना दिया और रहने लगा। एक दिन स्वामी जी ढूंढते आए कि मैं अपने चेले को तो देखूँ तो ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने देखा कहीं कुटिया तो नजर नहीं आ रही है। तो लोगों से पूछा कहाँ है स्वामी जी? कहते वो वहाँ जो सामने रहता है चेला आपका वो है। तो उन्होंने बोला मैं आपको इसलिए थोड़ी यहाँ भेजा था, लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए भेजा था। कभी कभी प्रश्न लोग उठाते हैं कि आत्मा क्या होती? तो आत्मा क्या है और आत्मा को साइंटिफिकली मैं कैसे परिभाषित करता हूं? जब मैं इसको पढ़ाता हूं, जब मेरे यहाँ सब्जेक्ट में कोई उदाहरण आता है साइंटिफिक, उसको मैं इस नज़रिए से बताता हूं। तो कहने का मतलब ये कि हाउ टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, और वो आस्था वाला प्रश्न अपनी जगह पे बना रहे, लेकिन उसके अंदर साइंटिफिक तथ्य क्या है ये भी जान लेना चाहिए। आत्मा मैं संस्कृत तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, अब संस्कृत में कैसे उसको बोला जाएगा। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना बेध सकता है, न जला सकता है,
और न हवा उसको सुखा सकती है। ऐसी बात गीता में आती है। ये चीज़ हम बराबर पढ़ाते हैं, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जनन द्रव्य की सततता का सिद्धांत हम लोग पढ़ाते हैं। तो मैं तो आत्मा, लोग पूछते आत्मा को आपने देखा, मैंने देखा है, मेरी आत्मा मेरे बच्चों में है। अरे बेटा हरी, यहाँ अंधेरे में बैठा किसका मातम मना रहा है? खाना नहीं खाना क्या? चल भाग, खाना ठंडा हो रहा है बेटा। अरे क्या बताएं माँ, हमारा सारा धंधा चौपट हो जा रहा है। हमारी सारी मुर्गियाँ मरी जा रही हैं। हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी माँ? लेकिन ये अचानक क्यों हो रहा है? हमारी मुर्गियाँ क्यों मर रही हैं? हमने किसी को क्या बिगाड़ा है बेटा? अरे माँ, तू तो बिल्कुल भोली है। ये भला किसी के बिगाड़ने से थोड़ी ना मर रही है। तो फिर कैसे मर रही है बेटा? ये मुर्गियाँ सारी एक ऐसी बीमारी से मर रही है, बर्ड फ्लू, जिसके कारण सारी मुर्गियाँ हमारी मरी जा रही है। नाट्य कला या रंगमंच की अगर हम बात करें तो ये हमारे सामाजिक जीवन से प्रारंभ होता है, और यानी हमारे सामाजिक जीवन जब से प्रारंभ हुआ तब से हम नाट्य कला की शुरुआत मानते हैं। कालांतर में हमने अपने विचारों को विभिन्न संप्रेषणों के द्वारा संप्रेषित किया, जैसे विभिन्न मुखाकृतियों और विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा, और तब से हम मानते हैं कि रंगमंच की शुरुआत हो गई होगी। विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम रंगमंच कला का अध्ययन करें तो पाएंगे कि रंगमंच का अपना एक विज्ञान है और विज्ञान का अपना एक कलात्मक सौंदर्य है। ये हम सबको पता है कि विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान है, जो आज हमारी एक अहम और हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये हमारी झपकती हुई पलक से शुरू होता है, लेकिन सूरज के उस पार की भी दुनिया को अपने आप में समेटे हुए है। मैंने और हमारे जो डायरेक्टर टीम हमारे साथ में थी, हम लोगों ने कुछ प्रयास किए पर्यावरण के संरक्षण के लिए। कुछ नाटकों का प्रदर्शन किया, जैसे पटाखों का उपयोग। हम लोग दिवाली के शुरू होते ही पटाखों का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। इस पर हमने नाटक किया कि राम जी जब अयोध्या लौट रहे हैं तो उनकी खुशी में अयोध्यावासी पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। इससे नाराज होकर राम जी अयोध्या आने का फैसला बदल देते हैं, और जब अयोध्यावासियों को पता चलता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, जो कारण जानना चाहते हैं, तो राम जी कहते हैं कि पटाखों से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। मूल कणों में एक विशेष कण खोजा जाना अभी शेष था। द्रव्यमान प्रोटॉन के सम हो, पर जिसमें आवेश नहीं था। दुनिया के वैज्ञानिक थे रथ, खोज अभी थी जारी। बेरिलियम पर बेथे ने दी कर अल्फा कण की बमबारी। गामा तरंग सम छदम अति भेदक, वहां से निकला विकिरण। चैडविक बोला नहीं तरंग यह, ये तो कणों का है प्रसरण। चैडविक ने तब चटपट चढ़ न्यूट्रॉन से नामित कण चढ़काए। नाभिक के अंदर कोनों में जो अपना मुंह थे छुपाए। ढूंढ लिया भाई ढूंढ लिया, न्यूट्रॉन को जग ने ढूंढ लिया। अब मीडिया के ऑब्जेक्टिव बदल गए हैं, प्रिंसिपल एवं ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल बदल गई है। अब सब कुछ एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग है। रात को सोने के वक्त सनसनी है। न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ के अलावा सारा मटेरियल है। जोक्स हैं और राखी सावंत का आइटम नंबर है। पेज 3 बुलेटिन्स हैं। मीडिया ट्रायल के इस दौर में मीडिया समीक्षक है, आलोचक भी है, तो कहीं पुलिस और जज का भी काम कर रही है। न्यूज़ सेंस की जगह न्यू सेंस अब हमारे सामने बढ़ रहा है। अगर कहीं कुछ ब्रेक हुआ है तो वह है मीडिया की गंभीरता और उसकी साख। राजस्थान में एक अपनी बात को कहने के लिए, किसी की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फड़। फड़ एक टूल होता है जो एक कपड़े पर, बहुत बड़ा कपड़ा होता है जिससे वहाँ के भोफा वगैरह उसे पढ़ के गाते हैं,
और उस फड़ पर पूरे देवता का चित्र होता है, उसके बारे में पूरी कथा लिखी होती है, जिसे कुछ जगह हरबोला वगैरह कहा जाता है, रायभाट कहा जाता है, हमारे उधर वो भोभा कहे जाते हैं। वो फड़ बाँचते हैं और वो फड़ बाँच के बताते हैं कि किस तरीके से देवता वगैरह प्रसिद्ध रहे। आजकल अभी एक नया क्रिएशन वहाँ पर अमिताभ बच्चन का फड़ बना, उसी तरीके से वहाँ पर लोगों ने विज्ञान के फड़ भी बनाए। राजस्थान में जैसे यूनिसेफ, UNFPA, तो जो आपने बात की उदयपुर में जैसे एक आस्था करके ग्रुप है, एक NGOs है। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत सारे वुमेन एक्टिविस्ट हैं जो लोग काम कर रहे हैं। इवन पंचायती राज में हमारे 33% रिजर्वेशन किया। अभी 15-20 दिन पहले हंगर प्रोजेक्ट हमारा एक NGO है, जो अंतर्राष्ट्रीय उसका स्वरूप है, उन लोगों ने एक सेमिनार किया जिसमें अलग अलग अंचलों से, बाड़मेर, जैसलमेर, उन एरियाज के जो महिला सरपंच है वो वहाँ पर आए। उन महिला सरपंचों में इतनी जागरूकता आ गई है कि वो एक जो महिला सरपंच है वो अपने पति से इस बात पे उसने झगड़ा किया कि अपना 10 साल का बेटा है, उसकी शादी नहीं करोगे। और इतना उसने, मतलब आप देखिए बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, और उसने मानसिकता तैयार की। उसका पति शराब पीता था, शराब छुड़वा दी उसने, और इतना कॉन्फिडेंटली आकर के उसने अपनी बात कही है। अब मेरे ख्याल ये एक धीरे धीरे आप सोचें कि जो सदियों से चीज़ चली आ रही 2 दिन में खत्म हो जाए, और अब तो हो सकता है कि हमारे सिलेबस में इस तरह की चीज़ों को जोड़ दें। आप बात करें टेक्स्ट बुक से, ये स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी करिकुलम में चीज़ें जोड़ें, तो इस तरह की एजेंसीज ये कोशिश कर रही है कि आप मीडिया के कोर्सेज में इन चीज़ों को जोड़ें। अभी 3 साल पहले विमेन कमीशन ने एक सेमिनार दिल्ली में किया NGO के साथ ही, वहाँ भी इस तरह से बात की कि जो जर्नलिस्ट को सेंसिटाइज किया जाए और इन चीज़ों को उसमें जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट, ये इन्वेस्टमेंट आज है, रिजल्ट शायद 4-5 साल में देखने को मिलेगा। संगीत को रोगोपचार में किस प्रकार काम में लिया जा सकता है? संगीत द्वारा रोगोपचार प्रकृति के नियम पर आधारित है। संगीत द्वारा विभिन्न शारीरिक रोगों को दूर करने में संगीत की महती भूमिका है। रोग चाहे पाचन से संबंधित हो या श्वसन से संबंधित, इनके अलावा चाहे मस्तिष्क हो या तंत्रिका तंत्र, सभी के रोगों के उपचार में संगीत अपनी आवश्यक भूमिका निभाता है। इसी के सामान्य रोग हैं जैसे सिर दर्द, इसमें रोगी को वाद्य यंत्र पर कोई भी राग सुनाया जा सकता है और इसके बाद सितार आदि वाद्य यंत्र या गायन में रागों को सुनाया जा सकता है, जिससे सिर दर्द में अत्यधिक लाभ मिलता है। निबंधों को वैज्ञानिक आधार से लिखा भी जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी सिद्धांत को सत्य की कसौटी पर परख कर उस ज्ञान को क्रमबद्ध करते हुए एक अस्तित्व प्रदान किया जाता है, तो वो एक निबंध कहलाते हैं। वैसे निबंधों के बारे में आप सभी जानते हैं, और मैं कहना चाहूँगा बचपन से हम स्टार्टिंग की क्लासेज में निबंध वगैरह लिखते आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज वैज्ञानिक निबंधों की। वैज्ञानिक निबंधों में साहित्य हम देखा जाए आज गद्य साहित्य में, तो भारतेंदु युग से लगा करके आधुनिक युग तक वैज्ञानिक निबंध लिखे गए हैं। लेकिन वैज्ञानिक निबंधों में आज कुछ कमियां देखी गई हैं, और उन कमियों को सुधारने के कुछ प्रयास करने चाहिए, जो निम्न हैं। सबसे पहले निबंधों की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, और उनका मुख्य विषय और शीर्षक को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखने चाहिए। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवियों को अगर हम इस ओर ध्यान दिलाएं कि हमारे समाज को या हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनको हम जागरूकता उत्पन्न करें। शुरुआत में अगर हम जागरूकता उत्पन्न करें विज्ञान के प्रति, तो वाकई ये असरकारक होगा। कविताओं पे मैं बात कहूँ थोड़ी सी। कविता एक ऐसी विधा है जिनके माध्यम से बच्चों और नवसाक्षरों में विज्ञान का संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है। और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय भाषा एकक ने सरल कविताओं के माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति जागृति पैदा करने के लिए विज्ञान विनोद पुस्तकमाला का प्रकाशन किया। इसके अंतर्गत करीब 13 पुस्तकें उस टाइम प्रकाशित हुई, जिनमें जल का चमत्कार है, थर्मामीटर का चमत्कार है आदि। इसके बाद किसानों के लिए कुछ उपयोगी कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान के पद्य रूप में भी पुस्तकें प्रकाशित हुई। और राइट बंधुओं ने 90 एरोप्लेन फ्रैंक विटेल ने जेट बनाकर दे दी सबको मात, आओ बच्चों तुम्हें बताएं एक पते की बात। मार्कोनी ने की वायरलेस और रेडियो की खोज, जेल बेड ने टीवी दिया जिसे हम जिसे देखते रोज। शोगली ने ट्रांजिस्टर दिया, ग्राहम ने टेलीफोन, टेलीस्कोप गैलीलियो ने, एडिसन ने ग्रामोफोन, बिजली वाला बनाया स्वान ने, दिन में बदल दी रात, आओ बच्चों तुम्हें बताएं एक पते की बात। हमारे बच्चों को इस तरह की कविताएं हम सुना करके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं और उनमें जागरूकता आसानी से बढ़ा सकते हैं।